शाम हो चुकी थी, मगर मज़ार पर बिजली की रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। जगह जगह जमीन में गाड़ी हुई लकड़ियों पर लालटीनें लटकी हुई थी। अच्छा खासा हुजूम था और अभी कव्वाली का प्रोग्राम खत्म हुआ था। लोग मज़ार पर दुआ मांगने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पीर बाबा की कब्र जिस हुजरे में थी, उसका दरवाज़ा भीड़ से भरा हुआ था। एक आदमी मुझे धकेलता हुआ उस दरवाजे की तरफ ले जा रहा था। मैं इधर उधर देख रहा था, मगर मकबूल भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी मुझे धकेलता हुआ दरवाजे के अंदर ले गया और फिर दरवाजा फौरन बंद हो गया। मैंने मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा और चौंक उठा। वो कमांडर रशीद था। मज़ार के इस हुजरे के अंदर ताकचों में सरसों के तेल के दिए जल रहे थे और साथ ही अगरबत्तियां भी सुलग रही थीं। हुजरे में चिरागों और अगरबत्तियों का धुआं भरा हुआ था। कमांडर रशीद मुझे कब्र के संग मुरम्मर के तावीज़ के पास ले आया। उसने नीचे झुककर कब्र पर लगे हुए सिंग मुरम्मर के टुकड़ों को मखसूस अंदाज में दबाया और फिर कब्र के तावीज़ को दोनों हाथों से एक तरफ धकेलने लगा और कब्र का तावीज़ संदूक के ढकने की तरह ऊपर उठता चला गया। उसके नीचे एक खला थी जिसके अंदर सीढ़ियां थीं। कमांडर रशीद ने मुझे इशारा किया। मैं झुककर उस खला में उतर गया और ढकना बंद हो गया। नीचे कहीं मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैं मुहतात अंदाज में सीढ़ियां उतरता चला गया और फिर नीचे पहुंचकर मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ये एक बहुत वसी और अरीज तहखाना था जिसमें लकड़ी की कई पेटियां रखी हुई थीं और उनके करीब ही कमांडर मुहिब, अब्दुल गनी लोन और 3 आदमी खड़े थे। उन सबके होंठों पर मुस्कुराहट थी। कमांडर मुहिब ने दोनों बाजू फैला दिए और मैं दौड़कर उनसे लिपट गया। वो बहुत वसी और अरीज तहखाना था और एक तरफ लकड़ी की बड़ी बड़ी कमोबेश एक ही जसामत की पेटियां रखी हुई थीं जिनमें मुख्तलिफ किस्म का असलहा भरा हुआ था। इन पेटियों के पीछे 3 लाइट मशीन गनें भी नजर आ रही थीं। इन मशीन गन्नों को कंधों पर लादकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता था। उनके करीब ही 4 बाजूका कंधे पर रखकर रॉकेट फायर करने के लांचर भी पड़े हुए थे। ये लांचर रूसी साख्त के थे। उनके करीब ही एक खुली हुई पेटी में 1 दर्जन रॉकेट रखे हुए थे। ये रॉकेट भी रूसी साख्त के थे और उसी कैलिबर के थे जिस कैलिबर के लांचर थे। कई पेटियों में सब मशीन गनें थीं और कम से कम 4 पेटियां एमुनेशन से भरी हुई थीं। सब मशीन गन्नों की गोलियां खुली भी थीं और भरे हुए मैगजीन भी, और एक पेटी में गोलियों से भरे हुए लाइट मशीन गन्नों के बेल्ट भी थे। ये तमाम असलहा मुझे कमांडर मुहिब ने दिखाया था और मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि ये सारा असलहा बिल्कुल नया था जिसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। कमांडर मुहिब ने बात जारी रखी। ये असलहा मुख्तलिफ छापा मार कार्रवाइयों के दौरान भारतीय फौजियों से छीना गया है। मुझे हैरत हुई कि वो मेरे दिल की बात कैसे जान लेता था। और ये रॉकेट, उसने रॉकेटों वाली पेटी की तरफ इशारा करके बात जारी रखी, ये रॉकेट भारतीय फौज के एक लेफ्टिनेंट से खरीदे गए हैं। ये सुनकर मैं उछल पड़ा। भारतीय फौजी हमारे बदतरीन दुश्मन हैं, हमारी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और बेगुनाहों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार रहे हैं। असलहे की तलाश के लिए वो हमारे घरों पर छापे मारते हैं। हमें हर तरह से कमज़ोर कर देना चाहते हैं ताकि हम उनके मुकाबले पर ना आ सकें, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि हमारे हाथों में किसी भी किस्म का असलहा उनकी मौत का पैगाम बन जाएगा। ऐसी सूरत में कोई भारतीय फौजी मुजाहिदीन के हाथ अपना असलहा कैसे फरोख्त कर सकता है। कमांडर मुहिब खामोशी से मेरी तकरीर सुनता रहा और उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। हम एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं और वो मकसद है आज़ादी। इस अजीम मकसद के हुसूल के लिए हमें अपनी जानों की भी परवाह नहीं। वो कह रहा था, लेकिन भारतीय फौजियों के पेशे नज़र कोई मकसद नहीं है। वो एक बेमकसद जंग लड़ रहे हैं। वो तो सरकार के मुलाजिम हैं जिनके हाथों में बंदूक थमाकर जंग में झोंक दिया गया है। वो हर महीने मिलने वाली तनख्वाह के लिए बंदूक उठाने पर मजबूर हैं। अगर वो इनकार कर दें तो उन्हें फौज की नौकरी से निकाल दिया जाएगा
और उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो इसलिए लड़ने पर मजबूर हैं कि उन्हें अपनी जान बचानी है और जान बचाने के लिए वो जदीद तरीन असलहा बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, लेकिन जंग ना तो असलहे से लड़ी जाती है और ना ही नफरी किसी को फतह दिला सकती है। जंग तो जज्बे से लड़ी जाती है, वो जज्बा जो यहाँ होता है। ये कहकर कमांडर मुहिब ने मेरे सीने पर हाथ मारा। कोई मकसद होगा तो जज्बा भी पैदा होगा, और जब कोई मकसद ही सामने ना हो तो कैसा जज्बा और नफरी या तादाद से किया होता है। भारत सरकार ने 7 लाख फौज कश्मीर की इस जंग में झोंक रखी है, लेकिन अब तक क्या कर लिया है उन्होंने? मजलूमों और बेगुनाहों को बर्बरियत का निशाना बनाने के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं किया। नहथे और पुरअमन लोगों की बस्तियों पर आग बरसाकर उन्हें खाकिस्तर कर देने के अलावा किया तीर मारा है उन 7 लाख सुरमाओं ने। क्या बेगुनाहों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार देने, बस्तियों को उजाड़ देने और जलाकर राख कर देने से आज़ादी की ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी? क्या कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को कुचल दिया जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। मैंने पहली मर्तबा उसे इस तरह बोलते देखा था, फिर उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। जज्बा कभी नहीं मरता और आज़ादी की किसी तहरीक को भी नहीं कुचला जा सकता। उसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अफ़गानिस्तान को देख लो। अफ़गानियों ने दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से बोरिया बिस्तर गोल करने पर मजबूर कर दिया, और ये इबरतनाक शिकस्त का नतीजा था कि सोवियत यूनियन का शहराजा बिखर गया। हमें वियतनाम और अलजायर को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने तवील अरसे तक अपने से कई ज्यादा ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ी और बिलाखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। बोस्निया और चेचनिया की मिसालें भी हमारे सामने हैं। आज़ादी के मुतवाले बेसर व सामानी की हालत में ताकतवर दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। नफरी और जदीद तरीन असलहे से कोई जंग नहीं जीती जा सकती। जंग जीतने के लिए जज्बे की ज़रूरत होती है, और भारतीय फौजियों में ये जज्बा मफकूद है। वो तो तनख्वाह के लिए बंदूक उठाने पर मजबूर हैं। और एक बात और तुम्हें बता दूं, ये बनी कौम जो है ना, सिर्फ पैसे को पूछती है। पैसा ही उनका दीन धर्म है। बड़ी बेज़मीर कौम है ये। और ये असलहा हमने ऐसे ही भारतीय फौजियों से खरीदा है जिन्हें अपने कौमी मफाद से ज्यादा अपना ज़ाती मफाद अजीज है। वो एक बार फिर खामोश हो गया और चंद लम्हों बाद बात जारी रखते हुए कहने लगा, भारतीय सेना में ऐसे बहुत से सूरमा मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि जब कश्मीर में अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस जाएं, तो उनकी जेबें नोटों से भरी हुई हों। उनमें मामूली सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर तक के आला अफसरान भी शामिल हैं। और वो बेवकूफ़ ये नहीं समझते कि पैसे के लालच में जो असलहा वो हमारे हाथ फरोख्त करते हैं, वही असलहा उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा और वो खुद मारे जाएंगे। जिस लेफ्टिनेंट ने हमारे आदमी के हाथ ये रॉकेट फरोख्त किए थे, तीसरे ही रोज वो हिंदू लेफ्टिनेंट मुजाहिदीन के साथ एक झड़प में मारा गया था। मैंने जवाब दिया, आप ठीक कहते हैं कमांडर। मकसद और जज्बा, यही 2 चीजें हैं जो मंजिल तक पहुंचाती हैं। और मैं बात करते करते खामोश हो गया। ढोल और ताशों के शोर की आवाज मेरी समाज से टकराने लगी थी। कमांडर मुहिब 2-3 कदम उठाकर आगे बढ़ गया और मैं भी सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। ऊपर से ढोल और नफीरों की आवाज बदस्तूर सुनाई दे रही थी, और फिर वो आवाज यकदम बंद हुई और चंद सेकंड बाद 2 आदमी सीढ़ियों वाले रास्ते से निकलकर हमारे सामने आ गए। उसके 5 मिनट बाद 2 आदमी और अंदर आए, और उस वक्त भी ढोल वगैरह की आवाज सुनाई दी थी। मैं समझ गया, जब किसी के अंदर आने के लिए हुजरे में वाक़े कब्र का संगे मरमर वाला तावीज़ ढकने की तरह उठाया जाता था, तो बाहर की आवाजें सुनाई देने लगती थीं। तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही इस तहखाने में 14 आदमी जमा हो चुके थे। इन सब के हुलिये बड़े अजीब थे। कई रोज की बढ़ी हुई शेव, सर के बाल भी बेतहाशा बढ़े हुए थे। कपड़ों को देखकर लगता था जैसे कई रोज से जिस्म से जुदा ना हुए हों।
एक आदमी तो ऐसा था जिसके कुर्ते पर 2 जगह पैबंद लगे हुए थे। इन सब के हुलिये देखकर लगता था जैसे वो भिखारी हों, लेकिन वो भिखारी नहीं थे। ये तो किसी करोड़पति से भी ज्यादा दौलतमंद थे। उनके पास तो जज्बे की बेपनाह दौलत थी, उनके पास हौसले की कुव्वत थी। ये इस वादी के अमीन थे जिस पर गासिबों ने कब्जा जमा रखा था, और ये उन गासिबों को यहाँ से निकालने की जिद्दोजहद में मसरूफ थे। ये तो हीरोज थे, कश्मीर के मजलूम अवाम की उम्मीदों का मरकज थे। मकबूल और हसन बिसालपुर से मेरे साथ आए थे, लेकिन वो इस तहखाने में नजर नहीं आ रहे थे। मैंने उन दोनों को ऊपर हुजूम के साथ कलंदराना रक्स करते हुए देखा था, और मेरा ख्याल था कि वो भी कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले थे, और मैं तहखाने की चारों तरफ देखता रहा। ये किसी इंसानी कोशिश का नतीजा नहीं था, बल्कि मुझे फौरी तौर पर अंदाजा हो गया कि इसके वजूद में आने में पानी का कमाल है। हो सकता है कि सदियों पहले ऊंचे पहाड़ों से बहने वाले पानी ने यहाँ जमीन के अंदर अपना रास्ता बना लिया हो, और अंदर ही अंदर चट्टानों को काटकर इस ज़ैरे ज़मीन गार को तख्लीक दिया हो। ये अमल यकीनन सदियों में मुकम्मल हुआ होगा। दीवारें नाहमवार और कटी फटी थीं, जिनमें कई तंग दरारें नजर आ रही थीं। फर्श भी ऊंचा नीचा और नाहमवार था। कब्रिस्तान के नीचे ये कुदरती तहखाना मुजाहिदीन के लिए एक बेहतरीन पनाहगाह बना हुआ था। अब्दुल गनी लॉन मेरे करीब ही खड़ा था। जब मैंने इस तहखाने के बारे में पूछा तो वो मुस्कुरा कर बताने लगा, मेरी मालूमात के मुताबिक यहाँ 60 साल पहले पहली कब्र बनी थी। उसने बताया कि गुलमर्ग शहर का पुराना कब्रिस्तान भर जाने के बाद ये नया कब्रिस्तान बनाया गया। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद जब कश्मीर का मसला पैदा हुआ तो इस कब्रिस्तान की आबादी में भी इजाफा होने लगा, और आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ने के साथ साथ ये फैलता गया। उसने एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया और फिर बात जारी रखी। तकरीबन 30 साल पहले यहाँ एक कब्र खोदी जा रही थी तो नीचे की मिट्टी बैठती चली गई, और यूं कब्रिस्तान के नीचे इस वसी व अरीज़ गार का इंकिशाफ हुआ। इस गार को राज में रखा गया, और यहाँ एक हुजरा बनाकर एक बुजुर्ग को बिठा दिया गया। वो बड़े अल्लाह वाले लोग थे, और कुछ लोग उनके पास उठने बैठने लगे, जिससे वो पीर बाबा के नाम से मशहूर हो गए। 10 साल पहले पीर बाबा के इंतकाल के बाद उनकी कब्र पर भी एक हुजरा बना दिया गया, और ये पुख्ता कब्र भी तामीर कर ली गई ताकि ये तहखाने का रास्ता छुपाने का बेहतरीन तरीका साबित हो। उसने मजीद कहा, भारतीय फौजी जनाजों पर फायरिंग करते हैं और शक की बना पर कब्रें तक खोद डालते हैं, लेकिन इस मज़ार पर उन्हें आज तक कोई शुबह नहीं हो सका। ये तहखाना पिछले 10-15 साल से मुजाहिदीन के लिए एक छोटे से असलहे डिपो का काम दे रहा था। यहाँ जमा होने वाला असलहा वक्ता फवक्तन मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाता था, और ज़रूरत पड़ने पर वो यहाँ पनाह भी लेते थे। गुलमर्ग और इसके क़रब जवार में छापा मार कार्रवाइयों में हमारा पलड़ा इसलिए भारी रहता है कि हमें यहाँ से ज़रूरत का असलहा मिल जाता है, और भारतीय फौजी आज तक इसका सुराग नहीं लगा सके कि उनकी नाक के ऐन नीचे एक बहुत बड़ी छावनी से महज 1.5-2 मील के फासले पर हमारा ये अड्डा मौजूद है। अब्दुल गनी लॉन चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर कहने लगा, लेकिन जब से शहर के जुनूब में भारतीय फौज का वो कैंप और गोला बारूद का डिपो बनना शुरू हुआ है, इस इलाके में हमारी सरगर्मियां महदूद हो गई हैं, और आज उस डिपो के खिलाफ कार्रवाई का प्रोग्राम है। मुझे पहले ही ये इल्म था कि इस फौजी कैंप के खिलाफ कार्रवाई में मेरा नाम भी शामिल है, और मुझे इसी मकसद के लिए यहाँ लाया गया था। दूसरे मुजाहिदीन को भी खुफिया तौर पर जमा किया जा रहा था। इतनी बड़ी कार्रवाई के इस कदर करीब होने पर मेरे जिस्म में सनसनी की लहरें दौड़ रही थीं। इसी दौरान 4 और आदमी आ चुके थे। कमांडर मुहिब ने मुझे इशारे से अपने करीब बुलाया और एक नौजवान मुजाहिद के हवाले कर दिया। आज की कार्रवाई के दौरान तुम लाइट मशीन गन संभालोगे, अकबर के साथ जाओ, ये तुम्हें LMG चलाना सिखा देगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम चंद मिनट में सीख लोगे। मैंने असबात में सर हिलाया।
ऑटोमेटिक राइफल और सब मशीन गन के इस्तेमाल में तो मुझे खासी महारत हो चुकी थी, और अब लाइट मशीन गन मेरे बदन में जैसे बरकी लहरें कौंदने लगी। अकबर ने एक लाइट मशीन गन उठाकर एक तरफ रख दी, जिसके आगे नाल के साथ एक स्टैंड लगा हुआ था, जिससे गन की नाल कुछ ऊपर उठी हुई थी। इसे मर्जी के मुताबिक हरकत दी जा सकती थी। अकबर ने बताया, ये गन ज्यादा वजनी नहीं है, इसे कंधे पर रखकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर मुझे गन के पीछे पोजीशन में बिठा दिया और इसके इस्तेमाल के बारे में बताने लगा कि किस तरह बेल्ट लोड किया जाता है, लॉक, ट्रिगर और ग्रिप कहाँ होनी चाहिए। अगरचे ऐसे असलहे की ट्रेनिंग के लिए काफी वक्त दरकार होता है, लेकिन मुजाहिदीन के पास ना तो कोई ट्रेनिंग कैंप था और ना ही इतना वक्त। वो हर किस्म के असलहे का इस्तेमाल चंद मिनटों में सीख लेते थे, और दुश्मन के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयाँ ही उनकी असल ट्रेनिंग थी। मैंने आधे घंटे में LMG का इस्तेमाल सीख लिया और बेल्ट चढ़ाकर और दूसरे फंक्शंस के इस्तेमाल का मुजाहिरा भी किया। अकबर मुस्कुरा दिया, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो। उसने बताया कि आम तौर पर बेल्ट पेटी में होता है और एक मुआविन आदमी भी होता है जो बेल्ट के फंक्शन का ख्याल रखता है, लेकिन हमारे पास ज्यादा आदमी नहीं होंगे। गोलियों वाला बेल्ट भी तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। उसने पेटी में से गोलियों से भरा हुआ बेल्ट निकालकर अपने जिस्म पर लपेट लिया, और फिर मैंने भी वही तरीका अपनाया। 1000 गोलियों का बेल्ट खासा वजनी था, लेकिन मेरा ख्याल था कि मैं बेल्ट और LMG उठाकर पहाड़ियों में कई मील तक बेतकान चल सकता था। अकबर मेरी कारकर्दगी से मुतमईन हो गया और फिर कुछ दूसरी बारीकियां समझाने लगा। मैं इस दौरान वक्तन फवक्तन इधर उधर भी देख रहा था। बाज दूसरे आदमियों को भी LMG और रॉकेट चलाने के बारे में बताया जा रहा था। एक बड़ी कार्रवाई से पहले के ये मुख्तसर लम्हात ही उनकी तरबियत का वक्त थे, और कमांडर्स मुतमईन नजर आ रहे थे। इसी दौरान तहखाने के एक कोने में एक आदमी ने केरासिन ऑयल के चूल्हे पर बगैर दूध की चाय बनाई। यहाँ पहले भी शायद इससे ज्यादा तादाद में मुजाहिदीन आते रहते थे, इसलिए मगों और प्यालों की कमी नहीं थी। चाय तकसीम करने के साथ ही उसने जमीन पर चादर बिछाकर एक बड़ी सी पोटली खोली, जिसमें नमक मिले आटे की रोटियों का ढेर था। हर शख्स ने अपने हिस्से की रोटी ली और अपनी जगह पर बैठ गया। मैंने भी एक रोटी ली और नवाले तोड़ तोड़कर कहवे के साथ खाने लगा। खाने से फारिग होकर कमांडर मुहिब, कमांडर रशीद और अब्दुल गनी लॉन इकट्ठे बैठ गए। हम लोग भी उनके गर्द जमा हो गए। कमांडर मुहिब ने जमीन पर भारतीय फौजी कैंप की लोकेशन का नक्शा बनाकर हमले के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देनी शुरू की। उस वक्त मुझे पता चला कि इस कार्रवाई में कमांडरों समेत 24 मुजाहिदीन हिस्सा लेने वाले थे। 18 तो इस तहखाने में मौजूद थे, जबकि बाकी 6 पहले ही भारतीय फौजी कैंप के आसपास मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच चुके थे, जो हमारे सिग्नल सुनकर आगे हमारी रहनुमाई करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।